1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस बेंच ने अपने 2004 के जो जजमेंट था कि जो 5 जजेस की बेंच थी ने दिया था कि शेड्यूल्ड कास्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब में सब कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। शेड्यूल्ड कास्ट एक और शेड्यूल्ड ट्राइब दोनों एक होमोजीनियस कम्युनिटी हैं। तो जैसे दिल्ली के केस में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जनवरी 1950 का ऑर्डर था, उसमें 16 कास्ट जो है लिस्ट की गई थी। ऐसी ये स्टेट वाइज जो है कास्ट लिस्ट होनी थी और वो प्रेसिडेंट इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने की एडवाइस पे प्रेसिडेंट इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू करना था उसके अप्रूवल से सेंट्रल गवर्नमेंट ने। वो सब जनवरी 1950 में हुए थे और उसमें शेड्यूल्ड कास्ट को एक यानी कि क्लास माना गया, ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब को भी माना गया। जो आर्टिकल 341 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो शेड्यूल्ड कास्ट के मामले में है कि उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, और 342 में शेड्यूल्ड ट्राइब को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जो आदिवासी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब, उनको दिया जाएगा और उसका दोनों को लागू करने के लिए होता है प्रेसिडेंट इंडिया ने जनवरी 2050 में नोटिफिकेशन इशू किया था। स्टेट वाइड लिस्ट इशू हुई थी कौन शेड्यूल्ड कास्ट है किस स्टेट में, क्योंकि जो एक शेड्यूल्ड कास्ट है मान ली दिल्ली में है तो हो सकता है वो यूपी में ना हो या बिहार में ना हो या तमिलनाडु में ना हो या मध्य प्रदेश में ना हो, इसलिए वो स्टेट वाइज हुई थी। अब क्या हुआ था कि जब ये बड़ी अहम बात थी, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में B.R. अम्बेडकर जो पायलट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, तो उनसे सवाल पूछा गया कि क्या एक शेड्यूल्ड ट्राइब अगर जो माइग्रेट करके दूसरी स्टेट में जाता है तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, आरक्षण का बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। अम्बेडकर ने जवाब में कहा नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है, रीजन क्या, उसके साथ जो कुछ भी हुआ है, जो उसने सोशल ऑपरेशन भुगता है, अपने स्टेट के आदमी से भुगता है ना, बड़ी बात, तो उसकी स्टेट के ही आदमी उसको दूसरी कम्युनिटी है वो कंपनसेट करें, इसलिए माइग्रेंट को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यही एनालॉजी शेड्यूल्ड कास्ट पे भी लागू होती है। मगर अम्बेडकर ने जो क्लैरिफिकेशन दिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि माइग्रेंट्स को नहीं मिलेगा, तो उस पर कोई अमल नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसकी भावना भी यही और सही है बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो हम इस एनालॉजी लेते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सारे माइग्रेंट हैं स्टेट से, तो क्या उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट में? मैं नहीं समझता कि मिलना चाहिए, और वो देती है तो गलत है। तो सारा पॉलिटिकल इशू था, ये बाबू का फैलाया था, इस पर कभी डिटेल में एग्जामिनेशन नहीं हुआ। मगर अब क्या हुआ कि इसमें पिछले 1950 से 2024 आ गया, इस 74 साल में बहुत कुछ हुआ। तो सबसे पहले तो जो था कर्पूरी ठाकुर होते थे बिहार के चीफ मिनिस्टर, वो 5-6 महीने चीफ मिनिस्टर रहे। उस ज़माने में जनसंघ होता था, वो कहा भाई ये जो इसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट में भी, उसमें भी बहुत सी कम्युनिटी ऐसी हैं वो ज़्यादा पिछड़ी भी हैं, मोस्ट बैकवर्ड है, मोस्ट डिप्राइव्ड है, तो उनका कोटा अलग होना चाहिए। और उस टाइम में जो जनसंघ था उसने भी उसको सपोर्ट किया। कर्पूरी ठाकुर ने बहुत अच्छे आदमी थे, समझदार आदमी थे, समाज को समझते थे, सामाजिक हालत हो, मगर उस पर भी अमल नहीं हुआ। अब ये चलता रहा मामला, ये पॉलिटिकल एक ढोल बन गया। अब क्या हुआ कि 2023 में जो था RSS ने जो है, बीजेपी तो उसका मुखौटा है, जो RSS के 40 पंजे हैं उनमें से एक पंजा जो है वो बीजेपी है इलेक्शन लड़ने के लिए, बाकी 39 और भी हैं। अब ये सवाल आया है कि अब इसको कैसे किया जाए, क्यों कि जो पिछला 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें उनका भी एक तो जनगणना जो पहले 10 साल में होती थी, 2011 की जनगणना के बाद 2021 में होनी चाहिए थी। खैर कोरोना फैला हुआ था, उसकी वजह से नहीं हुई।
अब कोरोना को भी ख़त्म हुए 2 साल हो गए, तो अब तो होनी चाहिए थी। अब उन्होंने फिर ये भी डिमांड रही कि जनगणना में इंसानों की गिनती के साथ साथ उसमें जातियों का भी होना चाहिए, उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या उसके भी ही सेंसस होना चाहिए मर्दमशुमारी में शामिल। बहुत अच्छी बात है भाई, सबको पता चले असलियत, तो फिर तभी आएगी ना कि सरकार जो अपनी पॉलिसी बनाए, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, कि भाई किसको कितना डिप्राइवमेंट है, किसको सरकार की कितनी सपोर्ट की ज़रूरत है, उसके मुताबिक ही पॉलिसी बननी चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। मगर ये पॉलिटिकल इशू, फिर ये जनगणना तैयार कराने को चलो 21 में, चलो 22 में वो भी ख़त्म हो गया, 21-22 में, अब 23 में हो जाना चाहिए था जनगणना सेंसस, वो नहीं हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, इसने एक और खजाना खोल दिया, पॉलिटिकल खजाना, क्योंकि इनमें शेड्यूल कास्ट में भी ऊंच नीच बहुत ज़्यादा है, जो कि मैं 1972 से लगा के 76 तक में हरिजन वेलफेयर बोर्ड में रहा। मुझे इनको देखने का बहुत मौका मिला दिल्ली के गाँव में, शहरों में। इनमें आपस में बहुत ऊंच नीच और छुआछूत है। एक वाल्मीकि का कम्युनिटी आदमी के साथ जो है एक धानु कम्युनिटी का आदमी नहीं बैठेगा, उसकी गली में भी नहीं जाएगा। तो आपसी इनमें भेदभाव जो है, पहले तो उसको ख़त्म होना चाहिए। अब मुझे दिखाई दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अक्टूबर का 2024 का जजमेंट है, उसने उन खाइयों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। क्योंकि अब तक जैसे राजस्थान में बिना कास्ट सारे IAS IPS और जितने अफसर हैं नौकरी में, सरकारी में, एजुकेशन में, उसे मिलना जाती है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में जो मायावती की पार्टी है, जिस जाति है उसी के पार्टी वालों को बेनिफिट है। अब इलेक्शन में क्या हुआ कि उन्होंने जो मायावती की पार्टी के थे, उसको एक कम्युनिटी का अपनी जाति वालों का तो सपोर्ट मिला। अपोजिशन पार्टी वालों ने बाकी जो जातियाँ थी, यूपी में 22-23 जातियाँ, उनको 21 जातियों को 20 जातियों को अपनी तरफ खींच लिया, और मायावती का जो पॉलिटिकल जनाधार था वो खिसक गया। कोई एक सीट नहीं जीत पाई पार्लियामेंट के अंदर उसकी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। और उन्होंने जो था ये अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी है उसकी तरफ झुकाव हो गया, कांग्रेस की तरफ झुकाव हो गया। अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस का, उसने को समझ में आया कि मंडल की जो पॉलिटिक्स है और कमंडल की पॉलिटिक्स है बीजेपी की, कि धर्म के नाम पे वोट मांगो, मुसलमानों को गाली देने के नाम पे वोट मांगो, राम के नाम पे वोट मांगो। राम किसको क्या दे रहा है? रोटी दे रहा है, पानी दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। ये मंदिर बनवा दो, अरे मंदिर तो बनवा दो, उससे होगा क्या? कितने आदमी को रोजगार मिलेगा? कितने आदमी को रोटी का साधा हो? क्या स्कूल भी तो खोलो ना, जो हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए, वो नहीं है। पहले तो था साधा, जो मैंने मंदिर देखे हैं उनमें स्कूल भी होते थे, मस्जिद में साथ में वो तो सुबह शाम नमाज पढ़ लो, तो बाकी मदरसे भी चलते थे। ऐसी जो है हिंदुओं के भी मंदिरों में पाठशालाएँ चलती थी, पंडित पढ़ाते थे बच्चों को। मैं ज़माना बदला तो मदरसे तो आज भी कायम रहे, वो पाठशालाएँ जो थी जो मंदिरों में वो ख़त्म हो गई। आज कहीं मैंने नहीं देखा जो पाठशाला चल रही है। तो समाज में जो असमानता है, डिफरेंस है इकोनॉमिक और सोशल, उसको कैसे इक्वलाइज किया जाए, ये सब पॉलिटिकल पार्टियों के सामने समस्या है। मुझे हिंदुस्तान में, बाकी सारी दुनिया में भी यही है। वो उसको जो खाई है अनइक्वलिटी की, उसको पाटना इतना आसान काम नहीं है। ये अब RS के 99 साल हो गए हैं, 100 साल तो बहुत कम आदमी जीते हैं। अब ये भी अपने अंतकाल की तरफ चल पड़ा, आपस में झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तो ब्राह्मण डोमिनेट पार्टी है। अब इसका जो ये पंजा है बीजेपी, वो OBC डोमिनेटेड हो गया, प्रधानमंत्री OBC बन गया, तेलीय जात का, गुजरात का। जो होम मिनिस्टर है, जो दूसरा गुजराती, वो जैन है, भाई कास्ट। ये जो नीची जात के आदमी थे उन्होंने अपना मजहब बदल लिया था, सनातन धर्म छोड़ के, पहले जैनी बन गए थे, वो बुद्धिस्ट बन गए थे।
फिर कुछ मुसलमान बन गए, तो वो मुसलमान से वापिस लौट के आए तो सनातन धर्म में नहीं लौट के आए, उन्होंने फारसी का शब्द हिंदू अपना लिया। जो मुगल आए तो उनकी भाषा फारसी थी, तो हिंदी हिंदू हिंदुस्तान कर दिया उन्होंने। तो अब ये हो रहा, अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं देख रहा हूँ इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले। बहुत मुश्किल काम है। मैं 80 साल का हो गया, मुझे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर एक ख्वाब ही देख सकता हूँ, अंदाज ही दे सकता हूँ। क्या ये हम विघटन की तरफ चल रहे, और ज़्यादा फॉल्ट लाइन्स डेवलप होंगी सोसाइटी में? मुझे तो दिखाई दे रहा, नई फॉल्ट लाइन होंगी, नई खाइयाँ खुदेंगी समाज में के अंदर, और झगड़े बढ़ेंगे। क्योंकि धर्म तो बहुत दूर की चीज़ है, इसमें सनातन धर्म में कास्ट इज सुप्रीम, और उसके पीछे सामाजिक रीज़न भी है और सिक्योरिटी का भी रीज़न है, दोनों ही बातें हैं। मैंने दिल्ली के गाँव में देखा, अब तो खैर पिछले 50 गाँव 60 गाँव साल में बहुत कुछ बदल गया होगा, क्योंकि मैं तो गया नहीं 2005 में रिटायरमेंट के बाद। यहाँ की दिल्ली के गाँव की हालत देखने बहुत कुछ बदलाव हुआ, और अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हुआ। क्यों, मुझे कुछ टाइम रूरल डेवलपमेंट में भी 1 साल रहने का मौका मिला दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट में। तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, नरसिम्हा राव ने जो था इकोनॉमी को ओपन आउट कर दिया था, लाइसेंस राज खत्म किया था, तो वाजपेयी की 6 साल सरकार चली, बहुत अच्छी सरकार चली, बहुत अच्छे काम किए। तो उसने डेवलपमेंट के मामले में जो था, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया कि भाई जो सब ये 2 लेन हाईवे हैं इंडिया में, इन सबको 4 लेन हाईवे कर दिया। उन्होंने जो माउथ से उन्होंने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, वही पॉलिसी जो थी उसने वाजपेयी ने अडॉप्ट की, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, उसके बिना नहीं हो सकता डेवलपमेंट। तो 4 लेन कर दो और नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना दी। दूसरा उसने कहा ग्रामीण प्राइम मिनिस्टर PM ग्रामीण सड़क योजना कि गांव-गांव में पक्की सड़कें बना दो, तो गांव-गांव में डेवलपमेंट पहुंचाओ। तीसरा उसने करप्शन के और फ्रॉड के खिलाफ सर्फिस एक्ट 2002 बनाया, उसमें सेक्शन 34 में कोर्ट का जुडिक्शन बाहर कर दिया, और सेक्शन 11 में जो था, जो आर्बिट्रेशन से भाई आपसी बातचीत करके निपटा लो मामले को, जो फ्रॉड का मामला बैंक का लोन लेके खा गए, उसमें सिविल प्रोसीजर कोड CPC में उसमें भी सेक्शन 89 डाल दिया आर्बिट्रेशन का। जो सिविल डिस्प्यूट्स है तकरीबन 7 करोड़ पड़े में है, कानून की कोर्ट, तहसीलदार की कोर्ट, कलेक्टर की कोर्ट, डिप्टी कलेक्टर की कोर्ट, कमिश्नर की कोर्ट, रेवेन्यू कमिश्नर की, तो 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है, तो उसमें भी डाल दिया। और उसमें ऑलरेडी था सेक्शन 32 में, ऑर्डर 32A, वो ऑर्डर 32A जो था स्टूडेंट का, उसमें अमेंडमेंट कर दिया ए कि कोर्ट की ड्यूटी है कि आपस में समझौता कराए, और उसके मुताबिक आर्बिट्रेशन भेजो केस को, और रूल 3 जो था उसके मुताबिक समझौता कराओ पार्टीज में। नहीं होता तो सोशल वेलफेयर एजेंसी को एंगेज करो कि दोनों को पार्टियों को समझा बुझा के मामला निपटाओ। तो कोर्टों का लोड खत्म हो तो 5 लाख करोड़ जो केस है रेवेन्यू कोर्ट में पड़े, और 3 करोड़ केस ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ला के सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए जमीन जायदाद के, ये 7-8 साढ़े 7-8 करोड़ के बड़ी इजीली निपट सकते हैं। तो वाजपेयी जो था, अटल बिहारी वाजपेयी बड़ा ही डायनेमिक आदमी था, उसने हिंदुस्तान के स्कूल में बहुत अच्छा काम किया। मेरे भ्रष्ट तो जुडिशरी है, इसने सारा सत्यानाश कर दिया, उनको लागू ही नहीं कर रहे। अब ये जो कास्टिज्म का है, क्योंकि मैंने जो चीज़ देखी, क्योंकि जो उसका गांव में जो कास्ट का उसकी जाति का जो चौधरी है, वो बड़ा पावरफुल आदमी है। एक किसी आदमी पे, मान लीजिए वाल्मीकि पे, कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी गलत काम करता है, या उसकी ही कम्युनिटी का गलत काम करता है, वो चौधरी निपटा देता है।
अब वो थाने जाता है, थाने में उसकी बात नहीं सुनी जाती, पुलिस वाला नहीं सुनता, बिना रिश्वत के FIR रजिस्टर नहीं करेंगे। तो गांव का चौधरी जो है, उसकी कम्युनिटी का जो चौधरी है, मुखिया है, वो बड़ी पावरफुल चीज़ है, उसके सामने कोई नहीं बोल सकता, और उसका फैसला जो फाइनल है, बाइंडिंग है। तो एक जो डिप्राइव सेक्शन का आदमी है, शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, उसकी जो पावर है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो उसके गांव का, उसकी गांव का अपनी कम्युनिटी का मुखिया है, जो चौधरी है उसकी कम्युनिटी का। तो वो जो है अपनी सिक्योरिटी उसमें ढूंढता है, पुलिस में नहीं ढूंढता। कायदे में तो कानून तो पुलिस के पास नहीं जाता, वो अपने मुखिया के पास जाता है। अब वो उसकी समस्या का समाधान कर देता है, क्योंकि वो तो पावरफुल आदमी है। वो 4 बदमाशों को लेकर जाएगा, जो जाएगा उसके ठुआई कर रहेगा जाके। तो अब जब, तो इसलिए मैं कहता हूँ, अब वो कभी मैं हिंदू तो सारे ही है, कौन हिंदू नहीं है। तो जो पॉलिटिक्स में था, जो ये मंडल की आई थी, उसने सारा डिसइंटीग्रेशन कर दिया पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, और कांग्रेस पार्टी को समझ नहीं पाई। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो समझ नहीं पाई इस चीज़ को, मंडल की पॉलिटिक्स को। उससे एक ही कांग्रेस जो है खड्डे में चले गई। मगर इससे राहुल गांधी जो है, इसने उसको पकड़ लिया, उसकी नब्ज को, और नब्ज की कलाई में उसने नजर दो कि भैया ये तो जो कम्युनिटी रिलीजन है, कास्ट है, कास्ट इज अबव रिलीजन, कास्ट इज मोर पावरफुल रिलीजन। और जो कास्टिज्म की आप हड्डी तोड़ दोगे, रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे, तो हिंदुइज्म की मौत हो जाएगी। धर्म कुछ नहीं है, ये तो हवाई बात है। कास्ट सच्चाई है, जाति सच्चाई है, जाति जमीन पे है, धर्म आसमान में, हवा में उठ रहा कोई नहीं दिखाई देता। जाति सबको दिखाई देती है, जमीन पे दिखाई देती है, और उसको जो है जाति वाले को अपनी ही जाति में के बीच में सुरक्षा दिखाई देती है, सिक्योरिटी दिखाई देती है। तो इसलिए जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, नंबर 1 तो ये बात है, ये मेरी निगाह में बहुत अहम जजमेंट है। जो 7 जजेस की बेंच है, उसने 5 जजेस की 2004 की जजमेंट को ओवररूल कर दिया। इसके बहुत लंबे दूरगामी परिणाम होने वाले हैं, बहुत जबरदस्त बात है। ये पॉलिटिकल पार्टी में भी डिफरेंसेस हैं, वो भी सब कास्ट बेच दिया। अब जो कास्ट को ज़्यादा मोबालाइज कर लिया, टिकट जो देते हैं पार्टी में इलेक्शन लड़ने के लिए, वो भी कास्ट को देखते भी ये जो है कोई जीतने के अपनी कास्ट को मोबालाइज कर सकता नहीं कर सकता। तो वो जो है वो भी कास्ट बेस्ड है, सारी पॉलिटिक्स जो है कास्ट बेस्ड है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है, और सब में का जातिवाद है। हालांकि इस्लाम जातिवाद को अलाउ नहीं करता, सिखिज्म जो है जातिवाद को अलाउ नहीं करता, क्रिश्चियनिटी जातिवाद को अलाउ नहीं करती। मैं जो है सनातन धर्म छोड़ के ये गए, ये जाति अपने साथ लेके चले गए। धर्म तो छोड़ गए पीछे, जाति अपने सर पर लेके चले गए, क्योंकि उसमें जाति में उनको सुरक्षा दिखाई देती है। आज कुछ अमेरिका के भी स्टेट्स में इनको प्रोटेक्शन दिया गया जातिवाद को। ये हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए, US चले गए, वहाँ पे भी उन्होंने अपनी जाति का टुकड़ा अपने सर पर रख के ले गए, और वहाँ भी वो डिमांड कर रहे हैं। कुछ स्टेट ने, 2-3 स्टेट ने शायद दे भी दिया। तो इसको जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी इसको नहीं समझेगी, उसका कांग्रेस वाले हाल हो जाएगा जो राजीव गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी का हो गया। अब ये इसने सही नब्ज पकड़ी राहुल गांधी ने, इसकी पार्टी में बहुत से आदमी, और शायद बहुत से नहीं, ज़्यादातर आदमी इससे डिसएग्री करते होंगे। तो हाई कास्ट के तो 20% आदमी, 80% छूटाई OBC है, अदर बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी के, और वो 20% है, वही राज चला रहे हैं हिंदुस्तान में। RSS में सारे ब्राह्मण है, कोई नहीं SC ST का। अब तुम RSS का मुखिया कौन नहीं बनाते किसी शेड्यूल्ड कास्ट को, शेड्यूल्ड ट्राइब को क्यों नहीं बनाते, किसी वाल्मीकि को क्यों ब्राह्मण बनेगा मोहन भागवत, जो कि ये तो नागपुर का है नहीं, महाराष्ट्र का है नहीं, तो इसकी फैमिली तो उस आंध्र प्रदेश में माइग्रेटेड है ना, इसके पेरेंट्स जो थे।
तो नहीं चलने वाला। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे इससे एक चीज़ दिखाई दे रही है। नंबर वन है इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिस्टेंस जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब कहते हैं, जयशंकर, कि इंडिया की इकोनॉमी जो है चाइना की इकोनॉमी का 1/6 है, इसलिए हम चाइना से नहीं लड़ सकते हैं। डरे हुए बैठे हुए, और 20 आदमी हिंदुस्तान के फौजी गलवान में मर गए थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ से FDI नहीं आने देंगे, सिक्योरिटी कंसर्न को लेके होम मिनिस्ट्री पहले उसको अप्रूव करे। अमित शाह जो भी जाते थे फाइल लेकर बैठ जाते थे, कोई क्लियर्स नहीं आ रही थी। मगर अब जो 2024 का हुआ उसमें बेरोजगारी और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ने इतना बड़ा रोल प्ले किया कि जो 303 पार्टियों की MP की पार्टी थी वो 240 पे आ गई। उसमें भी 50-60 सीटें 70 सीटें बेईमानी से जीती हैं, जो इलेक्शन कमीशन का अपना था। बहुत बहुत नहीं तो शायद ये 250 पे रह जाती बीजेपी, सरकार ही ना बना पाती, मोदी प्रधानमंत्री ना बन पाते, कोई फर्क नहीं पड़ता प्रधानमंत्री बनने नहीं बनने से। तो एक तो जो चाइना के कंपेयर में कि भाई 1/6 है इंडिया की GDP और 1/6 है यहाँ की पर कैपिटा इनकम, वो जो है और डाउन चलाएगी और उसका फॉल होगा, रैपिड फॉल होगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की वजह से। कि जिन जातियों को हम रिकॉग्नाइज ही करने को तैयार नहीं है उनको रिकॉग्निशन मिलेगा इस 7 जजेस की बेंच के जजमेंट के बाद। तो इकोनॉमिक जो डिस्ट्रेस होगी उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। सरकार तो वैसे सोड़ती जा रही है, दिन पर दिन स्क्वीज हो रही है। तो एक तो जो है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और वाइड हो जाएगी, और बहुत भयानक चीज़ होगी। जजमेंट तो नहीं मिलेगा मगर सोसाइटी में इंटरनल डिफरेंसेस है वो बढ़ जाएंगे और गहरे हो जाएंगे, जख्म और गहरे हो जाएंगे। बोला उसको मल्लम लगाने के बजाय थोड़ा और गहरा घोप दिया गया सोसाइटी के पेट में, तो इसकी मौत के सिवाय और कोई दूसरा इलाज है नहीं। 100 बीमारियों के एक का नाम बुढ़ापा और 1000 बीमारियों का एक इलाज मौत। तो ये जो फॉल्ट लाइन सुप्रीम कोर्ट ने है उजागर कर ढकी तो थी, पहले भी थी, वो ढकी भी थी, आज उससे चद्दर उठाकर उसको नंगा कर दिया, उजागर कर दिया, लाइमलाइट में ले आई सुप्रीम कोर्ट। तो अब जो है सारी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स सब कास्ट हो गई। अब सब कास्ट किसती हैं, जैसे दिल्ली का मैंने बताया, ये कहते हैं कि तकरीबन शुरू का जब 1200 के करीब है जाती है पूरे हिंदुस्तान में, दिल्ली में तो 16 हैं, छोटी सी जगह है, और शुरू टाइम जो है वो भी तकरीबन 750 है। तो अब जो ये तो मरदमशुमारी सेंसस करवा ही नहीं रहा मोदी, वो बजट में अलोकेशन नहीं है 2023-24-25 के बजट में। तो है वो तो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स हो जाती हैं और उसकी जो रिवाइज एस्टिमेट्स होते हैं उसमें आ जाएगा, बजट अलोकेशन कर सकते हैं। मिड टर्म भी जो है सप्लीमेंट्री जो ग्रांट्स का होता है आमतौर से सितंबर तक का उसमें डेटा होता है, जो कि नवंबर में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए रिवाइज एस्टिमेट्स। और उसके बाद जो है फरवरी तक का डेटा आता है, जो मार्च में फरवरी का जो बजट आता है जिसको भी एक तो उधर वो भी हुई, एक आ रही हुई रिवाइज एस्टिमेट्स बजट में। तो जब मैं अपना बजट ऑफिसर था अपने डिपार्टमेंट का तो मुझे गवर्नमेंट ने 2 दफ़े ट्रेनिंग के लिए भेजा था। एक तो राजीव गांधी ने जब वो जीरो बेस्ड बजटिंग रहे तो जिमी कार्टर थ्योरी जो होती थी उस पर बेस कि कैसे ये इसको फॉर्म फिलअप करना है, क्या करना है, ये क्या एक 4 है कैपिटल, क्या नाम है ये इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, रेवेन्यू सब होते 4 खाने बना के वो समझाया था। 2 दिन की ट्रेनिंग लेकर आया था, 3 दफ़े की दोबारा ले गया जब मैं बजट ऑफिसर को बनाया गया। तो कुछ मुझे इसका आइडिया हुआ कि ये सब क्या आया घपलेबाजी। गवर्नमेंट को पैसे की कमी नहीं है,
मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, आप जो है जब बजट भेज रहे हैं, आप प्लान एक्सपेंडिचर में जितना चाहो उतना पैसा मार लो। अभी आपका ज़मीन नहीं है, आपकी स्कीम नहीं बनी, आप उसमें एक हेड डाल दो कि मुझे नाला बनाने के लिए, एक सड़क बनाने के लिए इसमें, और एक टोकन मनी डाल दो, बेशक 10,000 रुपये डाल दो, बेशक वो 10 करोड़ का प्रोजेक्ट, आप 10,000 रुपये उसमें डाल दो, तो आपको फिर जो आ रही आएगी वो भी में तो आ गया ओवरऑल बजट एस्टिमेट में। जब राइज एस्टिमेट आएगा उसके अंदर आप जितना चाहो उतना बढ़ा दो, और प्लान एक्सपेंडिचर में कोई मना नहीं करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में। तो ये प्लान कर रहे हो इससे आनी है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो आप कर रहे हो प्लान में, हाँ नॉन प्लान में जो मेंटेनेंस का रिपेयर का है उसमें हमेशा झंझटबाजी होता है, हमेशा शॉर्टफॉल रहता है, उसमें आप इंक्रीज भी नहीं कर सकते, उसमें रिवाइज एस्टिमेट में आ रही है बहुत मुश्किल काम है। उसमें प्लान में तो हो जाएगा, नॉन प्लान में नहीं होगा, उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रोच चाहिए। तो अब ये तो है सेंसस का पैसा, ठीक है इन्होंने बजट में नहीं रखा तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में आ जाएगा, अब वो अलॉट हो जाएगा मनी जो है। मगर जो ये कराना नहीं चाहते, क्योंकि जब सेंसस होगा उसमें सोशल इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ था 2011 में हुआ था, उसका डेटा कोई पॉलिटिकल पार्टी रिलीज करने को तैयार नहीं है कि सोसाइटी में अनरेस्ट हो जाएगा, इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा, हमारी पार्टी में बगावत हो जाएगी। सब पार्टी का एक ही हाल है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस है और कोई पार्टी है। जो सब चौधरी बैठे चीफ मिनिस्टर, वो अपनी गद्दी हिलती हुई दिखाई देती है उन्हें। तो कोई पार्टी जो 2011 का जो सोशल इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसका डेटा रिलीज करने के लिए तैयार नहीं, जबकि वो तो एक दिन का काम है, सारा कंप्यूटराइज आज के ज़माने में 1 घंटे में रिलीज हो सकता है। उसके जो कॉसेस होंगे, बगावत होगी, उसको कौन भुगते हैं? बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए सब पार्टियां उसको नीचे दबाए बैठे हैं, कारपेट के नीचे। तो मगर जब इस तो ये जो डिमांड है ये और तेज़ी से इसकी बुलंद आवाज़ हो जाएगी कि कहाँ सेंसस कर रहा हो, साथ में उसको इकोनॉमिक और सोशल डिप्राइवमेंट का भी डालो। तो पिछले 73 साल में 74 साल में कुछ सेलेक्टेड जाति हैं, हार्डली वो 4-5, जैसे दिल्ली गए तो 2-3 जातियाँ जिनको बेनिफिट मिला है, ऐसे राजस्थान में 4-5 जातियाँ होंगी जिनको बेनिफिट मिला है। जो अपर स्टेटस था शूट कास्ट का या शूट ट्राइब का, दिल्ली में तो शूट ट्राइब नहीं है, राजस्थान में है, उनको मिला, बाकी को नहीं मिला। 90% 95% हमको कोई बेनिफिट नहीं हुआ रिजर्वेशन का। और इसलिए जो 10 साल के लिए किया गया था ओरिजिनल रिजर्वेशन, वो आज 74 साल हो गया, 10 साल बढ़ाते जा रहे हैं उसे, और वो बढ़ता ही रहेगा। तो इसलिए अब जो है इसको सेंसस कराना पड़ेगा हर हालत में, और जल्दी से जल्दी। अभी जो राहुल गांधी कह रहे थे बजट के अपनी स्पीच में कि ये मैं इसी संसद से, यानी कि करंट जो 18वीं संसद है, इसी से मैं कास्ट सेंसन करा के दिखाऊंगा, आपको कराऊंगा। अब क्या है कि जब इस बात को लेके एक अपोजिशन पार्टी कर रही है, जिसके पार्लियामेंट में तकरीबन 40% MP हैं, और रूलिंग पार्टी है 50-52% है, इनके भी 44-45 है, 5-7-10% का डिफरेंस है, तो बीजेपी भी में बगावत हो जाएगी। और उनको वो सबके अभी कास्ट सेंसस करो, ठीक है बात। अब वो जो पिछड़ी जाति हो गया है, OBC है या शूट कास्ट है, वो सब मिलकर एक हो जाएंगे, और बहुत बड़ी फोर्स होगी। वो मोर देन 60% है, शायद 80%, 70%, 80% है, और पार्लियामेंट में भी उनकी गिनती जो है 60% तक कर जाए, तो होगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो धर्म जो है, हिंदुत्व जो है कि जो राजनीति है, हिंदू की पॉलिसी वो तो जाएगी खुड्डे में, दफन हो जाएगी। और जाति की राजनीति, क्योंकि उसको तो कभी किसी ने छोड़ा ही नहीं, सनातन धर्म को छोड़ के तो हिंदू बन गए, बौद्ध बन गए, जैन बन गए, और सनातन धर्म में कोई लौट के नहीं आया, क्योंकि जातिवाद की जो टोकरा सर पर लेके घूम रहे हैं 2000 साल से,
जो शुंग ने बनाया था अशोक के ग्रैंडसन के ज़माने में, उसके सेनापति का गला काट के, जो मनुवाद मनु संहिता बनी थी, वो टोकरे को सिल पर लिखे, आज भी घूम रहे 2000 साल बाद भी, उसको कोई उतारने को रह नहीं। तो भाई 2000 साल हो, कभी तो तुम सुधरोगे, ये नहीं सुधरेंगे। हमें कसम, हम तो ठीक ही नहीं हो तो कुछ ही कहता रहो, सरकार जाए भाड़ में। तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये सेंसस जो है अब जल्दी होगा। अब जब सेंसस होगा तो उसमें ये भी पता चलेगा कि साउथ और नर्मदा जो है कितनी तेज़ी से आबादी घटी है, औरतों ने कितने का बच्चे पैदा किए हैं, और नॉर्थ ऑफ नर्मदा वैली कितनी औरतों ने कितने बच्चे पैदा किए हैं, ये डेटा भी सामने आ जाएगा। अब जो हमारा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, उसके मुताबिक लोकसभा की और विधानसभा की सब सीटों पे तकरीबन आबादी बराबर होनी चाहिए वोटर से। तो उसके हिसाब से जो है तो कानून है, तो कहा है पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है 1951 का एक्ट, सारे इलेक्शन उसी के मुताबिक हुए हैं। तो जो इंदिरा गांधी ने एक्ट पास कर दिया था जब फैमिली प्लानिंग चालू हुई थी, परिवार नियोजन 1975 में, तो उस टाइम ही ये चीज़ दिखाई दे गई कि साउथ इंडिया की पॉपुलेशन घट रही है और नॉर्थ इंडिया की तेज़ी से बढ़ रही है। क्रेडिट नहीं होता, सब एक दिन में तो होता नहीं है। तो उसने कहा 50 साल तक जो है जितनी सीटें जिस स्टेट में है उतनी सीटें रहेंगी पार्लियामेंट में उस स्टेट की, और राज्यसभा में भी, और क्या नाम है विधानसभा में भी, विधान परिषद में भी, जहाँ विधान परिषद है। और 50 साल जो है वो भी 2025 में पूरे हो जाएंगे, सन 75 से। तो 2026 में फिर उसका होगा डिलिमिटेशन, विधानसभाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी का, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का, और पार्लियामेंट की सीट्स का। वो आबादी के हिसाब से करना पड़ेगा। अब उसके हिसाब से कर तो आबादी के जो कानून है, मौजूदा कानून, तो पता चलेगा जो साउथ इंडिया में, साउथ और नर्मदा है, उनके पार्लियामेंट में, विधानसभा में सीटें कम जाएंगी, यूपी बिहार इनकी बढ़ जाएंगी, मध्य प्रदेश राजस्थान वगैरह की। तो ये तो अनबैलेंस, एक और फ्रिक्शन लाइन पैदा हो गई, एक और युद्ध का अखाड़ा पैदा हो गया। वो कोई कैसे मान लेगा कि हमारी सीटें पार्लियामेंट में कम हो तो और नॉर्थ वालों की ज़्यादा हो। भैया आज़ादी दे दो हमें, तो हम तो तुम्हारे साथ मिलते ही नहीं। साउथ ऑफ इंडिया अलग इंडिया और नॉर्थ ऑफ इंडिया अलग एक कंट्री। अगर जो डिसइंटीग्रेशन चालू होगा, जैसे यूएसएसआर का हुआ था 1991 में, वो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस की वजह से हुआ था, उसके पीछे पॉलिटिकल रीजन नहीं था। जो एक कंट्री का 15 कंट्री बन गया था। तो एक तो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो है हिंदुस्तान में, उसकी जो फॉल्ट लाइन्स है वो दिन पे दिन खड्डे गहरे होते जा रहे हैं। अब इस लोगों का जन्म और गहरे खड्डे जिसको पाटना मुश्किल हो जाएगा। पॉलिटिकल डायनेमिक आदमी होते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं, बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। पहले तो अपनी जान बचाएगा, मैं कुर्सी पे मैं जमा रहा हूँ, उसके पार्टी वाले उसकी कुर्सी लाने में लेकर रहते हैं कि ये प्रधानमंत्री से हटे तो मैं बनूँ। सबको कुर्सी का लालच है, किस्सा कुर्सी का असली, दे जाए भाड़ में, समाज जाए भाड़ में। तो एक तो ये जो 1951 का एक्ट है, क्या इसको अमेंडमेंट किया जाएगा? और अमेंडमेंट किया जाए तो क्या स्टेट्स को मंजूर होगा? कभी एक स्टेट में 15 लाख की आबादी में, नॉर्थ इंडिया में, एक पार्लियामेंट का मेंबर होगा लोकसभा का, और साउथ इंडिया में वो 5 लाख की आबादी में MP होगा, पार्लियामेंट का मेंबर होगा। ये कोई नहीं मानेगा। अब तक तो चल रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया था उसके ज़माने में, इमरजेंसी में। मगर क्या आज 2024 में मोदी इस हालत में है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करते हैं? और इस किस्म का कोशिश करना ही बड़ा मुश्किल काम है। उसमें कामयाबी नाकामयाबी तो बात की बात है। तो इकोनॉमी जो चीन से हम 1/6 है, एक छठे हिस्सा है हमारी इकोनॉमी का, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट का, ये और बढ़ के शायद 116 ना पहुंच जाए, हाहाकार मच जाएगा, मारा मारी मच जाएगी। पहले क्या होता था कि
अकाल भी पड़ते थे और सिंचाई का कोई साधन नहीं था, गरीबी भयानक थी, कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था। तो जैसे शाहजहाँ था तो ये क्या होते थे मुगल बादशाह, उन्हें इमारतें बनाने में लगा देते, जिस टाइम फसल नहीं हो रही, कुछ नहीं हुई तो किला बनाओ, आगरा किला बनाओ, फतेहपुर सीकरी बनाओ। शाहजहाँ आया उसने कहा ताजमहल बनाओ। तो जो अच्छे कारीगर थे, आर्टिशियन थे, वो ताजमहल बनाने में लगे, उनको रोजगार मिल गया। वो कोई एक चांदी का सिक्का दे दो जो सीनियर लेवल का, जो छोटे लेवल का वो तांबे का दे दो। तो ताजमहल जो था एक्चुअली ये देवर बॉन्डेड लेबर। अकाल पड़ा था उसके ज़माने, जिस ज़माने में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन हो गया। अब जो लखनऊ के इमामबाड़े बने हैं, वो कहावत थी कि जिसको ना दे मौला उसको दे सुराजू दौला। फिर अकाल पड़ा यूनाइटेड प्रोविंस में, अवध के इलाके में, तो उसने इमामबाड़ों की कंस्ट्रक्शन चालू करा दी कि जिसको ना दे मौला, गाँव में तो भूखा मर रहा है, तो इमामबाड़े की कंस्ट्रक्शन को दिहाड़ी तो मिल जाएगी, अनाज तो मिल जाएगा खाने के लिए, भूखा तो नहीं मरेगा। वो गांव से शहर में आ गया लखनऊ में। तो कहावत बन गई कि जिसको ना दे मौला, यानी जिसको भगवान नहीं देता उसको सराजू देता है, दौला दे उसको दे सराजू दौला। मैं भी बहुत से दफ़े कह देता हूँ जिसकी भगवान मदद नहीं करता मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरे पास बहुत से आते हैं, खासतौर से औरतें आती हैं कानूनी सलाह के लिए, जब उनके अपने हस्बैंड से अपने ससुराल में झगड़े हो जाते हैं। मैं देता हूँ, किसी 10 पैसे तो लेता नहीं मैं, तो मुफ्त सलाह दे देता हूँ उन्हें, कानूनी उनको बना के भी दे देता हूँ और प्रिंट में निकाल के दे देता हूँ अपनी जेब से खर्च करके पैसे। 100 दे से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पेंशन मिल रही है बहुत है, मेरी तो आदमी पेंशन खर्च नहीं होती। तो मगर मुझे ये मामला कुछ ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा है जो 1 अगस्त 2024 का सुप्रीम कोर्ट का, इसके जो फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होंगे, सोशो इकोनॉमिक तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये जो सेंसस है मर्दमशुमारी जल्दी से करानी पड़ेगी अब विद इन ईयर। ये 2025 से आगे नहीं जाने वाला, और जो 26 में ये ख़त्म हो जाएगा जो 50 साल वाला अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट। तो नया अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में पास करना आज मोदी सरकार की इतनी मेजोरिटी नहीं है पार्लियामेंट में, और जो इसकी पार्टी के मेंबर है वही बगावत करते हैं, जो शुल्क ट्राइब के ओबीसी है। तो होमोजीनियस नहीं है हमारी सोसाइटी, ना थी ना कभी रहेगी, आगे ना आगे रहेगी। इट इज डिवाइड एंड कास्ट। जो सावरकर ने कहा था कि 150-200 घुड़सवार आए और हिंदुस्तान पर 800 साल राज करने, उनकी वजह ये थी कि अब कास्ट में, रीजन में, लैंग्वेज में डिवाइडेड है पिछले 10,000 साल से। 10,000 का तो मैं नहीं कहता, 2,000 साल से तो डिवाइडेड है ही। अम्बेडकर ने तो इसने तो कहा था, सावरकर ने, पर मैं 2000 से मानता हूँ जब तक ये मनुस्मृति या मनु संहिता बनी थी। अगर जो और ये राजा आपस में लड़ते रहते थे जमीन को लेकर, सारे राजपूत जो थे हिंदू थे। इब्राहिम लोदी मुसलमान था, उससे लड़ने के लिए दूसरे मुसलमान को लड़ा दिया, मुगल को बुला लिया, बाबर को। बाबरनामा में उसकी चिट्ठी छपी हुई है, पब्लिश हुई हुई है, जो कि नेशनल आर्काइव्स में रखी हुई है दिल्ली में। जो कि इब्राहिम लोदी से टैक्स वसूली करता था सख्ती से, उसका बड़ा भाई था वो सख्ती नहीं करता था, ये करता था तो इसके खिलाफ हो गए। राणा सागा जो होता है, राणा प्रताप का ग्रैंड फादर बाबा, उसने बाबर को बुला लिया। जैसे जयचंद ने पृथ्वीराज उसकी लड़की को उठा के भाग गया अजमेर का राजा कन्नौज से, उसने मोहम्मद गौरी को बुला लिया लड़ने के लिए। हाँ, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है, हमेशा से यही हुआ है। तो अब क्या जाए, क्योंकि अब ये इनको लग रही है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, बेरोजगारी की वजह से हमारी मेजोरिटी नहीं मिली, बड़ी समस्या है। जो इकबाल होता है, इकबाल खत्म हो गया सरकार का। इकबाल के बिना तो कोई चीज़ चलती नहीं। उनका डंडा जो डंडा मारने से नहीं चलता, उसका इकबाल होता है कि मार सकते हैं मुझे डंडा। तो सरकार का इकबाल खत्म हो गया इस 2024 से, और उसका उससे कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है। तो मोदी का अपना आत्मविश्वास खत्म हो गया 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को देखकर।
और आरएसएस भी बगावत में उतर आया कि इसको हटा कर किसी दूसरों को बनाते हैं काबिल आदमी को। अब उसे कुर्सी बचानी मुश्किल हो रही है मोहन भागवत इसको, नरेंद्र मोदी को। तो उथल पुथल चल रही है सब सरकार में, समाज में कुश्ती चल रही है, जारी और जारी रहेगी। तो मगर इस जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट पास किए, जैसे प्रमोशन में कहा होगा कोटा नहीं होगा, जो 1975 से लागू हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं, जो बोगस शुरू के सर्टिफिकेट लेके नौकरी भर्ती हुआ उनको निकालने के लिए सरकार ने ऑर्डर इशू किया सुप्रीम कोर्ट ने, उनको नहीं निकाला गया। तो साल उनको निकाले तो वोट नहीं मिलेंगे, वो वोट नहीं देगा। उसको प्रमोशन दे दिया, उसको रोल्ड करो उसकी बोलने साइड पे, तो फिर उसके समाज के आदमी बिगड़ जाएंगे, वो वोट नहीं देंगे। सवाल तो वोट का है ना, धर्म तो पीछे, पहले वोट है। बिना वोट के धर्म भी नहीं चल सकता। ठीक है, भूखे पेट ना भजन ना हो भाई, सही भूखे पेट भजन भी नहीं होता भगवान का। तो कहावत सच्ची है। ये सब चल रहा, अब देखते हैं क्या होता है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि सेंसस तो जो है, मर्दमशुमारी जो है, जनगणना तो ये 1 साल के अंदर हो जाएगी, 1-1.5 साल में। क्योंकि उसमें 2-3 महीने की एक्सरसाइज होती है। पहले वो होम डिमार्केट करते हैं, तो होम के अंदर कि एक घर में कितने फैमिली मेम्बर हैं वो देखते हैं। उसके बाद फिर सबके नाम आता है, 3 फेजेस में चलता है, तो वो टाइम लगेगा उसके अंदर। वह हो जाएगा मुझे लग रहा है, अब 1.5 साल में उसको मोदी सरकार ये आरएसएस रोक नहीं पाएगा सुप्रीम कोर्ट के इसके जजमेंट के बाद। तो सबको दिखाई दे रहा है कि पेड़ पर आम लटक रहा है, मैं कैसे झपटू सांप, कैसे छलांग मारकर तोड़ कर सांप को खा जाऊँ चूस के। तो ये होगा, ये तो कंपटीशन है सोसाइटी में, हमेशा कंपटीशन का, सब आगे बढ़ना चाहते हैं। इसमें गलत बात क्या है? कोई गलत बात नहीं है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अब जो ये पिटारी खुली है, इसको कोई जिनको वापस नहीं भेज सकता चिराग के अंदर। ये अलादीन का चिराग खुल गया तो सिर्फ खुल गया दरवाज़ा, तो इस दरवाजे को बंद नहीं किया तो अलादीन ही बंद कर सकता। अलादीन इस ज़माने में है नहीं, कोई नहीं है। तो ये सारा झंझट चलेगा। तो मुझे अल्टीमेटली मुझे दिखाई दे रहा है जो ब्रिटिश के आने से पहले साउथ इंडिया जो है, ये द्रविडियन जो लैंड कहलाती है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, they were never governed by from दिल्ली। ना सुल्तानों के ज़माने में, ना मुगलों के ज़माने में। 800 साल कभी दिल्ली से गवर्न नहीं है। औरंगजेब हैदराबाद तक गया था, चांदनी से लड़के मर गया था वहाँ दखन में, 20 साल पढ़ा रहा है, नहीं हो पाएगा। तो इसका नतीजा ये होगा कि अब ये जो कांग्रेस पार्टी में बड़े डायनेमिक थे लीडर, पढ़े लिखे आदमी थे, उनको पता था कि ज़मीनी हकीकत क्या है। उन्होंने कहा भी ये भाषावार स्टेट बनाओ। तो 1956 में रॉयल नेशन ऑफ इंडिया 1956 में कानून बना और ये भाषा के हिसाब से स्टेट्स बना दिए गए। तो उस टाइम में आनंद जो था वो भी तमिलनाडु को, उस टाइम मद्रास स्टेट को अपनी आज़ादी की डिमांड कर रहा था। तो उसके बाद जो मद्रास तमिल का था वो बन गया मलय वालों का, केरला बन गया ये तेलुगु वालों का, आंध्र प्रदेश बन गया, वो भी 2 हिस्सों में बन गया, तेलंगाना आंध्र में। कर्नाटका 1976 में बन गया अलग कर्नाटका स्टेट। महाराष्ट्र का भी चक्कर वो भी डिवाइड हो जाएगा विदर्भ वगैरह में 2-3 हिस्सों में। तो चल रहा है सब। पॉलिटिक्स तो हमेशा जो चेंज को कहते हैं, राजनीति पॉलिटिक्स में चेंज, तो चेंज होगा। उत्तर प्रदेश जो है इसके भी बड़ी डाइवर्सिफाइड है। ईस्टर्न यूपी जो है और सेंट्रल यूपी, अवध का या लखनऊ का इलाका है, और वेस्टर्न यूपी प्रॉस्परस है कंपेरेटिवली टू सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी। ईस्टर्न यूपी की हालत तो जो मोर और लेस वही है जो बिहार की है। ऐसी जो बंगाल है वो कहते हैं लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज कल्चर, तो जो वेस्ट बंगाल है वो यूपी या दिल्ली के नज़दीक ना होगे, वो बांग्लादेश के ज़्यादा नज़दीक है। दोनों बंगाली स्पीकिंग है। और पहले बंगाल एक अलग ही सूबा होता था ना, पार्टीशन 47 से पहले।
और जब सन 47 में ईस्ट पाकिस्तान बना, जिसको आज बांग्लादेश बोलते हैं, तो जनवरी 2048 में, यानी 5 महीने बाद, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे ढाका, और उन्होंने कहा कि ईस्ट बंगाल की जो ईस्ट पाकिस्तान की जो भाषा होगी वो उर्दू होगी। और पपीला मच गया। वो तो 2 घंटे बाद ही जो है वहाँ ढाका में मुश्किल से 2 घंटे रुके मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो लौट के आ गए कराची, वेस्ट पाकिस्तान में। और वहाँ पे बंगला, वो जो ईस्ट पाकिस्तान है उसमें बलवा चालू हो गया बंगालियों का, ये हमें उर्दू एक्सेप्ट नहीं है। अब वो जो जनवरी 1948 से उबाल आया, वो आकर में 1971 में आके वो आज़ाद मुल्क बन गया। तो क्या ये बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल दोनों की भाषा एक है, कल्चर एक है, दोनों रविंद्र संगीत के पुजारी है, लिपि एक, भाषा एक, कल्चर एक, तो क्या ये यूनिफाई नहीं हो जाएंगे जैसे वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी यूनिफाई हो गए थे? साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम यूनिफाई नहीं हो गए थे, एक वियतनाम बन गया, यूरोपियन यूनियन बन गया, 30 कंट्रीज का मिलाकर, जिनकी टोटल पॉपुलेशन 44 करोड़ है। तो क्या ये 17 करोड़ का बांग्लादेश और 3 करोड़ का वेस्ट बंगाल, ये 20 करोड़ की आबादी का एक अलग देश ही बन जाएगा? हिंदू मुसलमानों को कोई नहीं पूछा, जाति ऊपर है, जाति धर्म से ऊपर है। जातिवाद वहाँ पे भी है, मुसलमानों में भी है, हालांकि इस्लाम अलाउ नहीं करता, क्रिश्चियंस में भी है, अलाउ नहीं करता, सिखों में भी है, वो भी अलाउ नहीं करता। कौन मानता है धर्म को? जाति, कोई जाति से उसको प्रोटेक्शन मिलता है, वो सेफ्टी नेट है जाति हिंदुस्तान के समाज के अंदर। इसलिए कोई भी आदमी जातिवाद को छोड़ के सुरक्षित नहीं रह सकता। तो मुझे तो दिखाई दे रहा है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और ज़्यादा फैलेगी। जो आज 160 रेशो में हम चाइना से 6 पर जो उसका 1/6 है हमारी इकोनॉमी, वो बढ़ के शायद और 2-3 साल में 1/10 हो जाए। चाइनीज़ का वैसे भी असम पर 600 साल राज रहा था, अहोम किंगडम, जो 1826 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिला ली थी, वो अलग हो जाए, फिर चीन के बाद वापिस लौट जाए, पॉसिबल है ना? मुमकिन तो दुनिया में तो कुछ है ही नहीं। फिर ये हौसले बुंदा होने चाहिए, तो हौसले तो सबके अंदर ही है, गीदड़ों को छोड़ के। जो ये उत्तराखंड था और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का, ये नेपाल के हिस्से थे, उनकी शक्ल तो DNA नेपाली है। आसाम के सारे आदमी का नॉर्थ ईस्ट का DNA चाइनीज़ है, इनकी शक्ल मुझसे ही मिलती जुलती है। त्रिपुरा जो है, साउथ और नर्मदा, ये सारे एक ही हैं। 6,000 साल पुरानी तमिल लैंग्वेज है। हिंदी तो 200 साल ही पुरानी है। तो ये हो रहा, देखते हैं क्या होता है। खैर मैं तो 80 साल का हो गया, मैं क्या देखूँगा, मेरे बच्चे ही देखेंगे, मेरे पोते पोती देखेंगे। अच्छा भाई, सत्यमेव जयते, नमस्कार।